हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सब लोगों को याद होगा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना हिस्ट्री का चैप्टर नंबर टू खत्म कर दिया था। और उसमें हमने लास्ट में पढ़ा था कि कैसे जो हमारा सिक्स थे उनका राइज हुआ, हमारी राजपूत क्लैन कैसे राइज हुई और कैसे मुगल एम्पायर खत्म हुआ। तो उसी के कंटिन्यूशन में हम आज मराठास के बारे में जानेंगे, जो हमारा अगला चैप्टर भी है हिस्ट्री का। या हिस्ट्री का चैप्टर जो है हमारा अगला जो है राइज ऑफ मराठास, कि जिस वक्त हमारी जो दिल्ली सल्तनत थी या जो हमारा मुगल एम्पायर था, उस वक्त जब वो चल रहा था तो हमारे देश के एक कोने में मराठास का राइज हो रहा था, मराठाओं का उदय हो रहा था। तो वो कैसे हुआ, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो आज से हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट है और ये हमारा 2 क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर। और ज्यादा 2 क्लास लूंगी मैं इस चैप्टर की, और 2 क्लास में हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं मराठास कौन थे। तो मराठास डेक्कन प्लेट्यू में जो लोग रहते थे उन लोगों को नाम दिया गया था मराठास का। किन लोगों को, जो डेक्कन प्लेट्यू में रहते थे। डेक्कन प्लेट्यू वो एरिया जो आज हमारा महाराष्ट्र का एरिया ना, महाराष्ट्र मुंबई वाला एरिया है, वो उस वक्त डेक्कन प्लेट्यू का एरिया हुआ करता था। और वहाँ पे जो लोग रहते थे उन्हें बोलते थे मराठास। वो मराठी लैंग्वेज बोलते थे, जिस वजह से उनका नाम पड़ा मराठा। और 12th सेंचुरी की बात है ये, ठीक है। और बाद में मराठास जो थे वो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर, मतलब वो पूरे भारत में शासन में भी आए और उन्होंने भारत के ऊपर कब्जा भी करा। उन्होंने भारत के ऊपर बहुत समय तक राज भी करा, ठीक है। 13th सेंचुरी में महाराष्ट्र जो था, मतलब जो ये डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया था, उस वक्त उस पर यादव डायनेस्टी रूल करती थी और उनकी कैपिटल थी देवगिरी, जिसको दौलताबाद भी बोलते हैं। और आप लोगों को याद होगा, हमने पिछले चैप्टर में दौलताबाद के बारे में भी पढ़ा था कि कैसे जो कैपिटल थी वो दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट हुई थी, वापस फिर दौलताबाद आई थी। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, तो आपको याद होगा दौलताबाद हमने वहां भी देखा था। तो उस वक्त जो यादव डायनेस्टी की कैपिटल थी वो थी दौलताबाद यानी देवगिरी, ठीक है। 14th सेंचुरी में खिलजी सल्तनत ने यादव को डिफीट कर दिया और इसके बाद खिलजी अपनी कैपिटल दौलताबाद लेकर वापस दिल्ली ले आए, ठीक है। 17th सेंचुरी से पहले कुछ मराठा के चीफ्स ने, मतलब जो उनके हेड वगैरह होते हैं, उन्होंने कोशिश करी कि वो अपना रूल करे, बट वो फेल हो गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज आए और उन्होंने सारे जो मराठास के जो, मतलब जैसे हमने राजपूत में भी देखा था ना कि यूनाइट किया था, ऐसे ही मराठास जो बिखरे हुए थे अलग अलग रूलर्स थे, उन सबको यूनाइट करके उन्होंने फिर से मराठा एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। तो बेसिकली जो डेक्कन प्लेट्यू में लोग रहते थे उन्हें मराठास बोलते थे। मराठा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वो मराठी लैंग्वेज बोलते थे और वो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर में आए। उस वक्त वहां पे यादव डायनेस्टी रूल करती थी, पर वो हार गई खिलजी से। और बाद में फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने फिर से रूल करना स्टार्ट किया, ठीक है। यही बातें यहाँ पे हिंदी में दे रखी है, ठीक है। अब उस वक्त भक्ति मूवमेंट चला था, तो भक्ति मूवमेंट के बारे में है कि इतने सारे पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे, कि इतनी सारी पार्टी आई है पावर में। तो उस वक्त भक्ति मूवमेंट चल रहा था। भक्ति मूवमेंट मतलब भगवान पे विश्वास रखना। भक्ति मीन्स डिवोशन टू गॉड, मतलब भगवान में विश्वास रखना। तो उस वक्त जो संत हुआ करते थे, तो ये हम यहाँ की बात कर रहे हैं, हमारे जो मराठास थे उसमें भक्ति मूवमेंट कैसा था। तो बहुत सारे संत हुए जिन्होंने डिवोशनल सॉन्ग, मतलब भक्ति भरे गाने लिखे, कविताएं लिखी, लोकल लैंग्वेजेस में लिखी, मराठी लैंग्वेजेस में लिखी, ताकि आम लोग समझ पाए, वो भगवान में की भक्ति में और विश्वास रख सके, वो भगवान की भक्ति करे, ठीक है। ये कुछ फेमस मराठी सेंट्स है जो है ध्यानेश्वर, नामदेव, तुकाराम और रामदास। ये कुछ उस वक्त के बहुत प्रसिद्ध पंडित हुए थे, मतलब बहुत प्रसिद्ध सेंट्स हुए थे। तो यहाँ पे ये हमारे ध्यानेश्वर जी है, ये नामदेव जी है, ये तुकाराम जी है और ये रामदास जी है, ठीक है। इन्होंने उपनिषद और जो भगवत गीता वगैरह थी, इन सबको किस में ट्रांसलेट कर दिया, मराठी लैंग्वेज में। इन्होंने कॉमन पीपल में स्पिरिचुअल नॉलेज, मतलब इनको जो आम लोग थे उन्हें धार्मिक ज्ञान दिया कि तुम्हारा धर्म क्या है, उनके भगवानों के बारे में बताई, इन सब का ज्ञान दिया, ठीक है। इन्होंने सोशल यूनिटी, मतलब सबको एक साथ जोड़ के चलना, सबको राजनीति के बारे में बताना, इस सब में भी इन्होंने बहुत काम किया। और जब लोगों को अपने कल्चर के बारे में बहुत कुछ पता था, लोग अपने कल्चर के साथ कनेक्ट कर पाए थे, इस वजह से जब मराठा आए, जब छत्रपति शिवाजी आए, तो मराठा एक पावरफुल किंगडम बन पाए कि सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए। तो मराठा एक अच्छा पावरफुल किंगडम बन पाया, ठीक है। यही बातें यहाँ पे आपको हिंदी में दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। अब छत्रपति शिवाजी के बारे में जानते हैं, थोड़ा आपको लंबा लग सकता है, बट ये है कि आपकी बुक में इनके
बारे में बहुत कुछ दे रखा है और सब कुछ मैंने इस पीपीटी में डालने की कोशिश करी है, क्योंकि जब आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हर एक पॉइंट पता होगा तभी आप एग्जाम में उनके बारे में चीजें अच्छे से लिख के आ सकते हो। तो उनका जन्म कब हुआ था? 1630 में हुआ था, भोसले क्लैन में हुआ था। उनके पेरेंट्स का नाम था शाहजी और मम्मी का मतलब पापा का नाम था शाहजी और मम्मी का नाम था जीजाबाई। ठीक है, उन्होंने डेक्कन सल्तनत में काम किया, मतलब आप लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र डेक्कन के उसमें रहते थे, तो उन्होंने डेक्कन सल्तनत में काम किया। और सॉरी, शाहजी जो थे उनके जो हस्बैंड मतलब इनके जो पापा थे, पिताजी थे, वो डेक्कन सल्तनत में काम करते थे, वहां पे थे। तो यहाँ पे जो जीजाबाई थी, उन्होंने मतलब उनकी माता ने ही शिवाजी की केयर करी अलोंग विद वहाँ के जो और ऑफिशियल्स होते थे। पहले क्या होता था, मान लो महाराज कहीं और पे है तो वो अपनी जगह किसी और को अपॉइंट कर देते कि जिसकी वहां मानी जाएगी सर। तो उन लोगों के साथ मिलके उन्होंने शिवाजी राव छत्रपति शिवाजी महाराज को बड़ा किया। ठीक है, 16 की एज में छत्रपति शिवाजी ने क्या करा, उन्होंने मिलिट्री कैंपेन मतलब सैन्य युद्ध चालू करा, सेना को ट्रेन वगैरह करा और उन्होंने पुणे में बहुत सारे फोर्ट्स पे कब्जा कर लिया, उनकी मरम्मत करी, अपने अंदर बहुत सारे फोर्ट्स लिए। उनका ड्रीम था स्वराज्य, मतलब आपको खुद का रूल होगा, आपके ऊपर कोई अपना अधिकार नहीं जमा सकता, आप खुद के लिए रूल करोगे, खुद रूल करोगे। ठीक है, उन्होंने अपने किंगडम को वेस्ट साइड की तरफ भी बहुत ज्यादा एक्सपेंड करा। उन्होंने मराठा नेवी एस्टेब्लिश करी जो कोस्ट और सी ट्रेड को प्रिवेंट करे। मराठा नेवी मतलब उन्होंने कोस्ट मतलब जो हमारी इस वक्त समुद्री तट होते थे वहां पे भी उन्होंने अपनी सेना तैयार करी जो उनका समुद्री तट को वो बचा के रखेगा, और जो सी ट्रेड होता है मतलब जो बाहर के देशों के साथ व्यापार था उसको जो संभालेगा। ठीक है, और छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली थी जिन्होंने नेवी मतलब और लोगों के पास भी थी पर किसी ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, तो यही आगे जाके इनकी ताकत भी बनी थी। ठीक है, यहाँ पे दे भी रखा है कि फर्स्ट स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स थी इंडिया में। ठीक है, उन्होंने गुरेरिया वारफेयर का भी यूज किया। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था गुरेरिया वारफेयर क्या होता है कि छोटी छोटी टुकड़ियों में बट के सामने शत्रु पे ऐसे अटैक करना कि उनको आपकी लोकेशन भी नहीं पता चल रही, आप उन पे अटैक करो। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उनकी इसी वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा आर्मी को भी हराया। उसके बाद बीजापुर सुल्तानेट मतलब जो बीजापुर का एरिया था वहां पे जो उसने राज करते थे वहां के जो राजा थे, उन्होंने अफजल खान को भेजा शिवाजी पे अटैक करने के लिए। तो शिवाजी ने क्या करा, उन्होंने ना अफजल खान को ट्रिक किया कि आओ हम एक बार बैठ के बात करते हैं आमने सामने। उन्होंने प्रतापगढ़ फोर्ट के पास मिलने के लिए बुलाया। अफजल खान गया, उसे तो लगा बातचीत के लिए बुलाया, पर शिवाजी महाराज ने उसे वहां मार दिया। और जो मराठा सोल्जर्स वहां उनके साथ आए थे छुप के बैठे हुए थे, उन्होंने अफजल खान की आर्मी को हरा दिया। ठीक है, उसके बाद मुगल जनरल मतलब फिर औरंगजेब के अंदर जो जनरल था शाइस्ता खान, उसने फिर महाराष्ट्र पे अटैक करा। 3 साल तक उसने उस पर अटैक करा और फिर एक रात 3 साल के बाद एक रात क्या करा, शिवाजी महाराज ने रात के वक्त उन छोटे अपने सोल्जर्स को लेकर गए, थोड़े से सोल्जर्स को लेकर गए और उस पर ही अटैक कर दिया, शाइस्ता खान के ऊपर अटैक कर दिया। पर शाइस्ता खान वहां से बच के भाग गया, पर उसकी कुछ उंगलियां कट गई हमले में, उसको अपनी उंगलियां गंवानी पड़ी। ठीक है, तो आज के जमाने में जो सर्जिकल स्ट्राइक्स आप लोगों ने देखा होगा ना कि रात के अंधेरे में हमला कर देना दुश्मन देश पे या रात, तो जो उन्होंने उस वक्त हमला किया था वो आज की सर्जिकल स्ट्राइक से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, शिवाजी महाराज ने इसका जवाब देने के लिए मुगलों को उन्होंने सूरत पे 2 बार हमला करा। उन्होंने वहां से बहुत ज्यादा खजाना लूटा, उन्होंने अप्रोक्स 1 करोड़ रुपए वहां से लूटे थे और उस वक्त 1 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा बात होती थी उस समय में। ठीक है, पर उन्होंने ना एक बात ध्यान रखी थी हमला करते हुए, उन्होंने कोई भी धार्मिक स्थलों को नुकसान नहीं पहुंचाया था, उन्होंने कोई भी धार्मिक स्थलों को तोड़ा नहीं था, उनको कोई भी नुकसान नहीं किया था। और एक उस वक्त ना बहुत दानी इंसान हुआ करता था मोहनदास पारेख, उन्होंने उसका भी घर छोड़ दिया था। वो उनके लिए एक चुनौती भेजी थी उन लोगों ने कि ये तुम्हारे लिए एक चुनौती दे रहा हूं मैं कि अगर तुम लोगों ने फिर से मेरे साथ ऐसा किया, तो इसलिए उन्होंने ऐसे 2 बार सूरत पे रेड मारी थी। ठीक है, फिर औरंगजेब ने जयसिंह नाम के एक एम्परर को भेजा था शिवाजी के अगेंस्ट, और मतलब उस वक्त शिवाजी उसके आगे कमजोर पड़ गए क्योंकि औरंगजेब ने जब देखा कि सूरत पे ऐसे हमला हुआ है तो उन्होंने बदला लेने के लिए जयसिंह को भेजा, और उस वक्त जो शिवाजी महाराज थे वो उसके आगे कमजोर पड़ गए, तो उन्होंने ट्रीटी ऑफ पुरंदर, वो पुरंदर में मिले थे, तो वहां पे उन्होंने जयसिंह के साथ यानी कि औरंगजेब के साथ मुगलों के साथ एक ट्रीटी साइन करी जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर से उसके बाद क्या होता है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर के उन्होंने अपने राज्य का बहुत ज्यादा हिस्सा भी उन्हें दे दिया था औरंगजेब को, उन्होंने अपने बहुत सारे किले बहुत सारी जमीन दे दिए थे।
और इसके तहत जो उनका बेटा था संभाजी, उनका जो बड़ा बेटा था संभाजी, उसको मुगल सर्विस ज्वाइन करनी पड़ी थी। ठीक है, अब शिवाजी फिर एक बार ना शिवाजी को बहुत ज्यादा कन्विंस करके ना औरंगजेब के कोर्ट बुला लिया, नहीं नहीं आप आओ आप आओ। तो वो शिवाजी संभाजी गए औरंगजेब के कोर्ट में, और वहां पे ना शिवाजी राव की बहुत ज्यादा बेइज्जती करी गई। तो वो ना कोर्ट छोड़ के जाने लगे गुस्से में। तब औरंगजेब ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया, मतलब उन्हें वहीं पे कैद करवा दिया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने कोई बहुत टाइम तक उन्होंने कुछ लगाया, फिर उन्होंने क्या करा, वहां के जो कोर्टियर्स थे उन लोगों को उन्होंने गिफ्ट देना शुरू करे, बड़ी बड़ी बास्केट में वो फल फ्रूट मिठाई वगैरह भर के भेजा करते थे। तो पहले वहां के सोल्जर्स ने चेक करना शुरू करा, उसके बाद वो चेक नहीं करते थे। तो ऐसी ही एक दिन शिवाजी और संभाजी ऐसी ही फ्रूट बास्केट के अंदर छुप के वहां से बच के निकल गए। 1674 में उनको रायगढ़ फोर्ट पे उनका राज्याभिषेक हुआ और उनको राजा का दर्जा दिया गया, और उस वक्त उन्हें टाइटल मिला श्री राजा शिवा छत्रपति। ठीक है, और उन्होंने फिर राज्याभिषेक शाखा नाम से एक नया रथ चालू करा। ठीक है, और उन्होंने फिर कर्नाटक नॉर्थ तमिलनाडु पे भी राज किया, उन्होंने वहां पे भी कब्जा करा अपना। इसकी वजह से मराठा किंगडम बहुत ज्यादा मजबूत हुआ। फिर 50 की उम्र में उनकी फीवर की वजह से उनकी डेथ हो गई। और एक बहुत महान शासक, बहुत अच्छी मतलब जो नीतियां बनाते स्ट्रेटेजिस्ट उनकी तरह। और मराठा एम्पायर को इन्होंने ही फाउंड किया था, यही थे जिन्होंने मराठा एम्पायर इस्टेब्लिश किया। इसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा जाना गया है, और उन्होंने छत्रसाल और भूषण जैसे कवियों को भी इंस्पायर करा। इनफैक्ट भूषण जी ने तो इनके ऊपर बहुत सारी कविताएं भी लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारा पूरा ऑरेंज वाला रीजन है, ये जो पूरा ऑरेंज है, ये पूरा इधर है, ये सारा छत्रपति शिवाजी महाराज के अंडर आता था रीजन। यहाँ पे ये है, ये एकोजी के अंडर आता था। एकोजी आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे तो मैं आपको एकोजी के बारे में तभी समझाऊंगी। यहाँ पे ये जो आप येलो देख रहे हैं वो रीजन है जहाँ फॉरेन पावर थी, मतलब हम बाहर से आए हुए जो लोग थे वो राज करते थे। ठीक है, यहाँ पे हिल फोर्ट्स थे, मतलब जो बड़े बड़े पहाड़ियों के ऊपर किले बनाए गए थे, यहाँ पे पहाड़ियों के ऊपर किले थे। फिर यहाँ पे ये जो आप ये ब्लू कलर के देख रहे हो, विजय दुर्ग हो गया, सिंधु दुर्ग हो गया। ठीक है, ये वो थे जो कोस्टल फोर्ट थे, मतलब जो उन्होंने समुद्री तट के किनारे अपने किले बना रखे थे, ये वो किले थे। उनका कहना था कि किले बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये एक लाइन फोर्ट था उनका, मतलब जो ऐसी नॉर्मल फोर्ट बना रखा था, ये वो है। फिर ये इंपॉर्टेंट सिटीज थी उस वक्त की, जैसे पुणे हो गया, कोल्हापुर हो गया, मुंबई हो गई, तंजावुर हो गया। तंजावुर में यहाँ पे कोजी के बारे में पढ़ोगे आगे। फिर ये पोर्ट थे, पोर्ट्स क्या होते थे, जहाँ जिससे बाहर के जो देश होते थे उनसे लेन देन का काम होता था, जिससे बाहर सामान भिजवाया जाता था, तो वो होते थे पोर्ट्स। ठीक है, और फिर यहाँ पे नदियां भी दिखा रखी है सारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पूरा यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हिंदी में दे रखा है। मैं आपको स्लाइड्स दिखा देती हूँ, क्योंकि अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होगा तो वो आसानी से स्लाइड से देख के अपने नोट्स बना सकता है। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी की तो डेथ हो गई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उनके दो बेटे थे, एक संभाजी और राजाराम। मैंने आपको पीछे संभाजी के बारे में तो आपने जाना है। संभाजी और राजाराम दो बेटे थे, उनकी डेथ के बाद संभाजी क्या बन गए, वो अगले छत्रपति बने, मतलब अगले राजा बन गए संभाजी। ठीक है, अब औरंगजेब क्या चाहता था, वो ना डेक्कन के ऊपर पूरा कब्जा चाहता था। उसका डेक्कन के ऊपर मराठास का रूल था, तो वो डेक्कन के ऊपर पूरा कब्जा चाहता था। पहले उसने बीजापुर और गोलकुंडा सुल्तानेट को हराया, वहां पे कब्जा करा, और उसके बाद उसने संभाजी को भी पकड़ लिया, उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करा, उसको फिर मरवा दिया। उसके बाद जो उस वक्त मराठा की कैपिटल थी वो थी रायगढ़, तो औरंगजेब ने रायगढ़ के ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे हिंदी में दे रखी है। हमारी पहली पिक्चर है संभाजी की, हमारी है राजाराम जी की। अब संभाजी की डेथ हो गई, उसके बाद राजाराम बने अगले छत्रपति। वो गिंजी में चले गए, मतलब वो तमिलनाडु की तरफ, क्योंकि तमिलनाडु पे भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने कब्जा कर रखा था, तो वो गिंजी चले गए तमिलनाडु में। फिर वहां से वो लड़े। ठीक है, और वहां से फिर उन्होंने वापस अपना कब्जा करना शुरू करा। उसके बाद राजाराम की डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद उनकी जो वाइफ थी, मतलब उनकी जो रानी थी ताराबाई, उन्होंने मराठास को लीड किया, मतलब उन्होंने मराठा को नेतृत्व किया, और उस मराठा के उन्होंने मराठा को ट्रेन करा, और मुगलों के खिलाफ उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े। और आखिरी जो हमने पढ़ा था ना कि अपनी जिंदगी के आखिरी 30 से 50 साल औरंगजेब ने मराठा डेक्कन में लड़ते लड़ते गुजार दिए। तो यहाँ पे वो युद्ध कर रहा था यहाँ पे मराठा से, बट वो यहाँ पे मराठा उसको हरा नहीं पाया, और उससे पहले वो हरा था, वो मर गया। ठीक है, अब यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ से देख सकते हैं। अब पेशवास का इस वक्त राइज हुआ था, मतलब यहाँ मराठास का चल रहा था, मराठास के वक्त पेशवास का भी राइज हुआ। जैसे जैसे मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद ना थोड़ा उनका किंगडम बिखर सा गया, जब वो चाहते थे कि किंगडम एक साथ रहे, पर किंगडम
बहुत ज्यादा बिखरना शुरू हो गया। उस वक्त पेशवा मतलब प्राइम मिनिस्टर जो होते थे, आप आगे जाके देखोगे ना शिवाजी महाराज के वक्त से ना मिनिस्टर्स बांटे गए थे, 8 लोगों का मंडल होता था उनका, वो आप आगे देखोगे। तो पेशवा बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया और उस वक्त पेशवा बाजीराव वन और नानाशिव पेशवा ने मराठा एम्पायर को बहुत ज्यादा बढ़ाया। मतलब उस वक्त पेशवा इतने ज्यादा पावरफुल बन गए थे कि वो जो वहाँ के राजा हुआ करते थे, जो छत्रपति हुआ करते थे, उनके ऊपर भी वो हुक्म चला देते थे, ठीक है। और मराठा ने इंडिया का एक बहुत बड़े पार्ट को रूल किया और लाहौर पे भी उनका उस वक्त कब्जा हो गया था, एटॉक पे भी, पेशावर पे भी, इस पर भी उस वक्त मराठाओं का कब्जा हो गया था। उन्होंने अफगान के खिलाफ भी लड़ाई करी और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो 1761 में हुआ था उसमें मराठा की हार हो गई, ठीक है। फिर पेशवा माधवराव वन आए जिसमें मराठास ने अपनी पावर फिर से गेन करनी शुरू करी, ठीक है। यही चीजें यहाँ पे दे रखी है। अब उस वक्त महादाजी सिंधे, जिनको आज महादाजी सिंधिया के नाम से भी बोलते हैं, ये भी उनका नाम है। उन्होंने दिल्ली को 1771 में फिर से उन्होंने दिल्ली पे कब्जा करा और दिल्ली फिर मराठा के मतलब वो मराठा के रूलर थे, महादाजी सिंधिया या शिंदे भी बोलते हैं। तो उन्होंने दिल्ली पे रूल किया और जब तक दिल्ली ब्रिटिश का रूल नहीं हुआ इंडिया पे तब तक दिल्ली उन्हीं के अंडर रही थी, मतलब तब तक दिल्ली मराठा के अंडर ही रही थी। और जो ब्रिटिश थे वो मराठास या फिर ये बोल दो मराठास ब्रिटिश के सबसे बड़े राइवल थे, ब्रिटिश मराठास के सबसे बड़े राइवल थे। तो यही था क्योंकि जब ब्रिटिश इंडिया उन्होंने देखा इंडिया पे मोस्टली मराठास का कब्जा था, उन्हें मोस्टली मराठास को हरा के इंडिया को अपने कब्जे में लाना था। फिर 3 युद्ध लड़े गए जिन्हें एंग्लो मराठा वार बोलते हैं। एंग्लो मतलब ब्रिटिश, मराठा मतलब मराठी, और उनमें जो वार हुआ था 3 लड़े गए 1775 से 1818 में। और फिर उनके अंदर मैंने आपको बताया ना बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज होने लग गया था। तो अपने अंदर ही लड़ाइयों की वजह से, और ब्रिटिश तो भाई बहुत स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके पास बहुत मॉडर्न वेपन वगैरह भी थे, इसकी वजह से मराठाओं की हार हो गई और ब्रिटिश के ऊपर इंडिया के ऊपर ब्रिटिश का कब्जा आ गया और मराठा हट गए पूरी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ये बातें हिंदी में दे रखी है। अब उस वक्त सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हमारा लोगों के ऊपर प्रशासन कैसा था या फिर उसमें कैसे काम चलता था, ये सब। तो मैंने आपको बताया ना, तो शिवाजी महाराज ने एक स्ट्रॉन्ग और सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि उन्होंने प्रॉपर एक प्रशासन का एक प्रॉपर उस चीज का प्रॉपर सेट कर रखा था कि हाँ ऐसे ये काम होगा, तुम इसे संभालोगे। उन्होंने सबको प्रॉपर ड्यूटी असाइन कर रखी थी और उन्होंने हेरिडिटरी गवर्नमेंट पोस्ट को ऐड कर दिया। मतलब पहले ऐसा था ना कि मान लो मेरे पापा कोई है और उनकी डेथ हो गई तो उनके बाद मुझे मिल जाएगा, तो उन्होंने इस चीज को एकदम बिल्कुल खत्म कर दिया था, ठीक है। और पहले ये होता था ना कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को काम करने के बदले सैलरी की जगह कभी लैंड दे देते थे, कभी कुछ दे देते थे। तो उन्होंने उसको भी खत्म करके उन्होंने लोगों को सैलरीज देना शुरू करी, खजाने में से जो उनके पास खजाना होता था उससे उनको सैलरीज देना शुरू करी। और ऑफिशियल्स को वो ट्रांसफर करते रहते थे मतलब इक्वल इंटरवल्स पे, ताकि वो अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके। वरना कोई एक ऑफिशियल एक ही जगह पे रहेगा तो वो बहुत बार ना अपनी पावर का मिसयूज कर देते थे कि हाँ मैं बहुत सुप्रीम हूँ, अब तो मेरे को मांगने पड़ेंगे, तो उनको ट्रांसफर करते रहते थे। और जिन सोल्जर मतलब जो भी सोल्जर्स की भाई विधवा हो जाती थी, मान लो किसी का पति युद्ध लड़ने गया और उसकी वहां डेथ हो गई, तो वो उन्हें पेंशन भी देते थे ताकि उनका घर चलता रहे। और उनके बच्चों को, उनके जो बेटे होते थे उन्हें मिलिट्री मतलब उन्हें सेना में जॉब भी देते थे। तो इनसे उनका कसन दिखता था कि वो जो सेना के लोग हैं, जो उनके सैनिक हैं सारे, और उनके परिवार की वो कितनी रक्षा करते थे, उनके बारे में कितने चिंतित थे। और शिवाजी की मदद करता था उनका अष्ट प्रधान मंडल मतलब काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर, मतलब जो 8 उन्होंने अलग अलग मिनिस्टर्स बनाए थे वो उनकी मदद करते थे। और इसी की वजह से पूरा जो प्रशासन होता था, ये पूरा जो उनका शहर था जहाँ जहाँ वो राज्य करते थे, उनका पूरा राज्य इसी से चलता था, ठीक है। अब आगे बढ़ के देखते हैं अपने अष्ट प्रधान मंडल के बारे में। ये चीज आपको हिंदी में दे रखी है। अब छत्रपति महाराज का जो अष्ट प्रधान मंडल था उसमें था प्रधान जो था प्राइम मिनिस्टर, जो आगे जाके पेशवास बने थे। फिर सचिव लैंड रिवेन्यू मिनिस्टर, मतलब जो भी पूरा खेत वगैरह पे उस पे जो भी कर वगैरह लिए जाते थे वो। फिर न्यायाधीश जो थे चीफ जस्टिस, मतलब जो लोगों को न्याय देने का काम करते थे। ये हम आगे जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे कि लोगों को न्याय कैसे दिया जाता था। फिर थे पंडित राव जो मतलब जो भी सारा धार्मिक काम संभालते थे। सेनापति जो पूरी सेना को लीड करते थे। सुमंत मिनिस्ट्री फॉर फॉरेन अफेयर, मतलब जो बाहर देशों के साथ डील करते थे, जो भी आदान प्रदान होता था वो देखते थे। फिर मंत्री इंटेलिजेंस मिनिस्टर, मतलब जो उनकी होता है ना एक मंत्री की, हाँ तुम मेरी मदद करोगे, जो उनके पैसे लेने में मदद करते थे। फिर था अमात्य जो उनके थे फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब जो उनका धन वगैरह ये सब इनका ध्यान रखते थे, ठीक है। ये चीज आगे दे रखी है हिंदी में पूरी।
अब उस वक्त टैक्सेस कैसे लगे थे, मतलब लोगों को टैक्स कैसे देना पड़ता था, लोगों पे टैक्स कैसे लगे थे। तो दो इंपॉर्टेंट टैक्स होते थे, एक होता था चौथ और एक होता था सरदेशमुखी। अब चौथ और सरदेशमुखी बेसिकली उस एरिया से टैक्स लेते थे जो मराठास रूल नहीं करते थे। तो जिस भी एरिया पे मराठा रूल नहीं करते थे वहां से वो टैक्स लेते थे। तो 25% टैक्स 25% टैक्स जो लिया जाता था, मतलब 1/4 जो भी उनका कमाई वगैरह होती थी उसका 1/4 उन्हें देना पड़ता था, जिसको बोला जाता था चौथ। और उस चौथ के ऊपर भी 10% और टैक्स देना पड़ता था। और इसके बदले क्या होता था, मराठा उन लोगों की रक्षा करते थे। मतलब जो मान लो मराठा दिल्ली पे रूल करते हैं पर उनका दिल्ली के आसपास वाला हरियाणा पे उनका रूल नहीं है। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए दे रही हूँ, सीरियसली मत लेना। तो मान लो मराठा का दिल्ली पे रूल है और हरियाणा पे रूल नहीं है, तो मराठा ने क्या करा, हरियाणा से कहा कि तुम लोग हमें टैक्स दो, ऐसे जो भी तुम कमाओगे उसका 25% और उसके ऊपर 10% और इन टोटल आप मान लो प्रॉपर 35% वो टैक्स ले रहे। तो इसके बदले हम क्या करेंगे कि आपको हम सुरक्षा करेंगे। मान लो आपके ऊपर किसी ने हमला किया तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे, हम आपके लिए लड़ेंगे और आपके जो भी आपके जो मसाइल वगैरह होंगे, मतलब आपके जो भी मसले वगैरह होंगे, होते हैं ना कि हाँ ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, हम उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। तो फिर वही ट्रीटीज होती थी जो साइन वगैरह की जाती थी इस वजह से। और फिर मुगल्स ने भी इस अरेंजमेंट, मुगल्स को भी अच्छा लगा और मुगल ने भी इसे एक्सेप्ट करना शुरू करा। और बाद में बहुत सारे जो ऐसे जहाँ से वो लोग टैक्स करते थे वो उन्हीं के अंदर मराठा एम्पायर के अंदर वो मर्ज होना शुरू हो गए। मतलब बहुत सारे क्षेत्र फिर मराठा साम्राज्य का हिस्सा भी बन गए, ठीक है। इसके साथ इस चैप्टर का पार्ट 1 खत्म होता है। अब एक बार हम एनसीईआरटी के हाइलाइट्स देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या है। वैसे सारी बातें इधर है, एनसीईआरटी में ना बहुत छोटी छोटी बातें रह जाती है। जैसे मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे छत्रपति शिवाजी संभाजी औरंगजेब के कब्जे से निकले, तो एनसीईआरटी में वो प्रॉपर एक्सप्लेन कर रखा है। वो मैंने यहाँ पे पीपीटी में प्रॉपर लिख कर नहीं, मैंने आपको वैसे एक्सप्लेन कर दिया। तो ये छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, तो इसके लिए मैं एनसीईआरटी हाइलाइट्स ऐड कर देती हूँ। तो एक बार एनसीईआरटी हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो मराठा कौन थे मैंने आपको बता दिया, डेक्कन प्लेट्यू से आए थे, मराठी बोलते थे, तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है। फिर यहाँ पे मैंने आपको भक्ति मूवमेंट के बारे में बताया था कि कैसे कौन कौन से महान उस वक्त पंडित वगैरह हुए थे, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ये चीजें यहाँ पे है। फिर छत्रपति शिवाजी की बॉर्न 1630 में हुआ था, उनके पेरेंट्स का नाम। फिर उस वक्त जागीर जागीर बोलते थे उन्हें, जो मतलब महाराज के एब्सेंस में उनका सारा काम संभालते थे। फिर उन्होंने मिलिट्री कैंपेन कैसे लॉन्च करा और उनका स्वराज्य का जो सपना था, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे हिंदी में दे रखी है। फिर यहाँ पे उन्होंने वेस्ट की तरफ इन्होंने फिर अपनी नेवी स्टैब्लिश करी। और उस वक्त बीजापुर सल्तनत जो आदिल शाही डेनिशी थी उनके पास शिप्स थी, बट उनके पास नेवल फोर्स नहीं थी फुल टाइम, मतलब वहाँ पे फुल टाइम उनके पास कोई सेना नहीं थी। और मुगल एम्पायर भी इतना यूज नहीं करती थी, तो मराठा नेवी सबसे पहली थी जो प्रॉपर सेना का यूज करा उन लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे यही सब बातें दे रखी कि बीजापुर सुल्तान ने फिर कैसे अफजल खान को भेजा, ये सब। फिर यहाँ पे शाइस्ता खान ने कैसे छत्रपति शिवाजी की उस पे करा, ये सब मैंने आपको बताया है। फिर सूरत पे उन्होंने अटैक किया था, वहां से 1 करोड़ रुपए उन्होंने रेड करे थे, ठीक है। ये चीजें हिंदी में। फिर यहाँ पे ये चीज मैंने लिखी नहीं पीछे कि उनकी जो ये सब बातें थी वो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था जिसका नाम था लंदन गैजेट, तो उसमें उनकी ये सारी बातें आई थी। और उसमें छत्रपति शिवाजी की एक लाइन ये भी लिखी गई थी, इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मनी फॉलोइंग विच ही वुड रिटर्न। मतलब उनको बोला गया था कि आप हमारा धन वापस करो वरना मैं आगे फिर से जैसे मैं अभी आपकी सूरत पे रेड करके गया वैसे करूंगा, ठीक है। और तो ये मुगल एम्पायर के ऊपर बहुत ज्यादा इंसल्ट थी जो सूरत के ऊपर हुआ। फिर जयसिंह को भेजा गया छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए। ये सब चीजें मैंने आपको बताई है, ये चीजें यहाँ पे हिंदी में दे रखी है। फिर यहाँ पे फिर ये बताया जयसिंह ने कैसे उनको करा कि नहीं आप चलो मुगल कोर्ट चलो। और फिर यहाँ पे कैसे फिर वो बच के वहां से भागे, पूरा इंसिडेंट दे रखा है यहाँ पे, ये चीज हिंदी में दे रखी है। फिर यहाँ पे छत्रपति शिवाजी रायगढ़ फोर्ट में कैसे उनका राज्याभिषेक किया गया और उनको महाराजा बनाया गया। और उन्होंने फिर साउथ के ऊपर भी कब्जा करना शुरू करा जिसको बोला गया था दक्षिणा दिग्विजय, मतलब दक्षिण के ऊपर राज करना, वहां पे विजय प्राप्त करना। और उन्होंने तमिलनाडु और कर्नाटक के ऊपर भी राज करा। फिर ये चीज यहाँ पे हिंदी में दे रखी है। फिर यहाँ पे ये बता रखा है कि 50 की एज में उनकी डेथ हो गई, वो कैसे एक अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट विजनरी थे और उन्होंने कैसे लोगों को प्रभावित किया, ये सब दे रखी है। उनसे प्रभावित होकर उनको कंपेयर किया गया था अलेक्जेंडर से, और उनसे प्रभावित होकर बुंदेला के प्रिंस जिनका नाम था चित्तसाल, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बुंदेलखंड उन्होंने स्टैब्लिश किया, ठीक है। ये चीजें हिंदी में दे रखी है।
फिर यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बात दे रखा है कि उनके बाद उनका बेटा संभाजी बना और कैसे औरंगजेब ने पहले बीजापुर और गोलकुंडा सुल्तानेट को हराया, उसके बाद उन्होंने संभाजी को उसको कैप्चर कर लिया। ये सब चीजें यहाँ पे दे रखी है। और उसके बाद ये दे रखा है कि राजा राम किंगडम बने, भी कैसे उनकी जो वाइफ थी ताराबाई उन्होंने सबको लीड करा, ये सब दे रखी है यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये दे रखा कि कैसे छत्रपति शिवाजी चाहते थे सब कुछ सेंट्रलाइज है एक जगह रहे, पर कैसे सब कुछ बिखरता गया। फिर पेशवा जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका वो हुआ और कैसे उनका हुक्म ज्यादा होता था। ठीक है, जो छत्रपति शिवाजी जो चाहते थे उसके एकदम विपरीत जा रही थी ये सब चीजें। ठीक है, फिर यहाँ पे बता रखा है कि मराठा ने कहाँ कहाँ पे राज किया। उसके बाद महादजी शिंदे आए, उनके बारे में बता रखा है। ठीक है, अब मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, ये देखो ये गोल्ड और कॉपर कॉइन्स है जिनपे उनका नाम लिखा हुआ था, श्री राजा शिव, ये सब उनके ऊपर लिखा हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे फिर उसके बारे में बता रखा है कि उन्होंने सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन चालू करा था, उन्होंने हेरिडिटरी पोस्ट हटा दी थी, सबको सैलरी दी गई थी, पेंशन दी जा रही थी, ये सब चीजें यहाँ पे बता रखी है जो मैंने आपको पीछे बताई। ये सब चीजें हिंदी में दे रखी है। फिर चौथा स्वदेश मुक्ति के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये सब चीजें यहाँ पे है। और इसी के साथ इस चैप्टर का पार्ट 1 खत्म होता है। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मिलिट्रीज कैसी रखी जाती थी उस वक्त, न्याय व्यवस्था कैसी थी, और जो हमारा कल्चर था उसे कैसे प्रमोट किया गया था मराठास के रीजन में, वो सब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, और कुछ भी दिक्कत परेशानी हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आप लोगों के रिवीजन के लिए मैं इस हमारे चैप्टर्स को हम कैसे इजी वे में याद रख सकते हैं, कैसे इजी वे में इसको समझ सकते हैं, मैं इसके लिए शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड कर रही हूँ यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। इंस्टाग्राम पे आपको ज्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू यूट्यूब, और 1 पेज नोट्स भी मैंने अपलोड करे इंस्टाग्राम पे इसके लिए। तो इसके लिए आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल द ब्रेन कैनवस भी चेकआउट कर सकते हो, वहाँ आपको इन चैप्टर को याद करने की इजी ट्रिक्स मिल जाएंगी कि कैसे आप मुगल रूलर्स का ऑर्डर याद कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स और मैंने इजी एक्सप्लेनेशन अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे भी डाल रखी है, तो आप एक बार वो भी जरूर देखना। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।